Hello everyone, welcome to my channel Chem Expert. In this chapter we are going to start polymers, which is an important chapter of class 12th, chapter number 15, and this is its part 1. So let us start with the introduction. इंट्रोडक्शन पॉलीमर का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हम देखेंगे पॉलीमर बना किससे हुआ है। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, पॉली प्लस मर। ठीक है, पॉली प्लस मर, वेयर पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट्स जो है वो मिलकर एक कुछ बनाए, वो क्या बनेगा, पॉलीमर। ठीक है, इसका थोड़ा सा आइडिया आप इस डायग्राम से ले सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस। पॉलीमर्स क्या होते हैं, हाई मोलिकुलर मास के सब्सटेंस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं लार्ज नंबर में रिपीट होती रहती हैं। एज पॉलीमर्स आर सिंगल जाइंट मोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंगल और जाइंट मोलिक्यूल्स होते हैं। जाइंट का मतलब बिग साइज मोलिक्यूल्स, इसलिए दे आर ऑल्सो कोल्ड मैक्रो मोलिक्यूल्स। इस वजह से उनको और क्या बोल देते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। इनका साइज कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट तक इनका साइज हो सकता है। तो कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है मोनोमर। तो मोनोमर क्या होते हैं, द सिंपल मोलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स बाय फॉर्मिंग सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। कि वो सिंपल मोलिक्यूल्स जो कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाते हैं, सिंगल या डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बना करके, उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। यानी कि जो उनकी यूनिट थी वो क्या थी, मोनोमर। मोनोमर्स मिलकर आपस में जुड़ के एक दूसरे से पॉलीमर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कि मोनोमर्स और अपने मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन उस प्रोसेस का नाम है, मोनोमर्स उस यूनिट को हम बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। की पॉलीमर्स को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो पॉलीमर्स को हम 4 डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, based on their source, based on their structure, based on their mode of polymerization and based on molecular forces। ऐसे करके 4 तरह से हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर सोर्स। उनका सोर्स क्या है, उस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस हिसाब से हम 3 क्लासेस में हम उनको क्लासीफाई कर पाते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, हम इनके नाम से देख पा रहे हैं। नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स जो हमें किसी भी नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, नेचुरल पॉलीमर, जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबड़ या फिर सिल्क भी आपने देखा होगा, वो भी हमें नेचुरल सोर्स से ही मिलता है। सेकंड से पहले हम थर्ड देखेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो जो हमें नेचुरल सोर्स में कभी भी नहीं दिखते हैं, हम अपनी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, सिंथेटिक रबड़ और नाइलॉन 66। ये क्या हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर। अब एक है इसमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी ना तो वो नेचुरल है ना वो सिंथेटिक है, वो इन दोनों के बीच का है। बीच का है मतलब नेचुरल है वो, लेकिन प्योर नेचुरल नहीं है, हम उसमें कुछ सिंथेसाइज करते हैं। मतलब नेचुरल पॉलीमर्स लें, उसमें कुछ कुछ ग्रुप या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दें, तो वो कैसे हो जाएंगे,
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल है सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको हम रेयोन के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेल्यूलोज नाइट्रेट, जो सेल्यूलोज के ही डेरिवेटिव हैं, सेल्यूलोज से बनते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, कि पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर पाते हैं तीन में, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। ठीक है, क्रॉस लिंक को नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं। तो लीनियर में क्या होगा, इन लीनियर पॉलीमर्स पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स। लीनियर में क्या होता है, पॉलीमर में लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स होती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल क्या है इसके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है, लंबे लंबे स्ट्रेट चेन में जो पॉलीमर्स हैं वो हैं लीनियर पॉलीमर्स। सेकंड है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन में क्या होगा, पॉलीमर्स कंटेन्स लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। तो वो पॉलीमर जिनमें लीनियर चेन तो है लेकिन साथ में कुछ ब्रांचेस भी ऐड है। एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जाम्पल क्या है इसका, लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन। थर्ड है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर यूनिट्स क्या करती हैं, आपस में क्रॉस लिंकिंग बनाती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। और ऐसे करके एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर बन जाता है। एग्जाम्पल है इसका बेकलाइट और मेलामाइन। एग्जाम्पल क्या है, बेकलाइट और मेलामाइन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में भी हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होंगे, these polymers are formed by repeated addition of monomers with double and triple bond। मतलब जो मोनोमर्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो टूट के साइड वालों के साथ में बॉन्ड बना लें, और ऐसा रिपीटेडली एडिशन ऐसा एडिशन होता जाए सेम टू सेम आगे पीछे, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया दो में, होमो पॉलीमर्स और हेट्रो पॉलीमर्स। अब ये शायद मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, होमो और हेट्रो कहीं पर भी आए। यदि आपको उसकी डेफिनेशन नहीं भी आती है तो आप लिख सकते हैं, होमो का मतलब होगा सेम और हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट। तो होमो पॉलीमर्स का मतलब है पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, कि वो पॉलीमर्स जो एक सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज के पॉलीमराइजेशन से बने या जिसके सभी मोनोमर्स सेम हों वो होंगे होमोपॉलीमर्स। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन या पॉलीस्टाइरीन, दोनों ही। सेकंड है हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर्स यानी जिसके सारे मोनोमर्स सेम नहीं होंगे, यानी मोर देन वन मोनोमर्स या 2 डिफरेंट मोनोमर्स जहां हम यूज़ करेंगे वो होंगे हेट्रोपॉलीमर्स। इसका एग्जांपल है ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन ये क्या होते हैं, इनको हम एक एक एग्जांपल को आगे जाके बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इथीन है, इसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो क्या होगा, इसके बीच की एक पाई बॉन्ड टूटेगी और ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे करके एक बहुत ही लंबी चेन बन जाएगी। उसको हम बोलेंगे पॉलीइथीन। इथीन से बन रहे हैं पॉलीइथीन। ठीक है, नेक्स्ट है या फिर सेकंड टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसके अंदर क्या होगा, पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होगी, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बिटवीन
टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, दो अलग अलग बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल यानी उसमें 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे विद एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl। अब 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनमें से छोटे छोटे मोलिक्यूल निकल जाएं जैसे वाटर, अल्कोहल या HCl, और फिर जब उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसका एग्जांपल एक नीचे दिया हुआ है, जैसे इसका OH और इसका H यदि निकल जाए तो ये बनाएंगे, मतलब H2O निकल जाएगा और इनके बीच में यहाँ बॉन्ड बन गई। ठीक है, ये ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम एक एक में आगे देखेंगे, यहाँ बस नाम बता रहे हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस इट इज़ क्लासिफाइड इनटू। मोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से ये 4 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। वो 4 डिफरेंट क्लासेस क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? इलास्टोमर्स रिलेटेड विद इलास्टिसिटी या इलास्टिक, उसको देख के हमें सबसे पहले याद आता है रबड़। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ रबड़ के जैसी होती है, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। वो पॉलीमर्स जो इलास्टिक होते हैं उनको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इलास्टोमर्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो होते हैं वीकेस्ट, सबसे वीक। द वीक फोर्सेस एलो टू स्ट्रेच। वीक फोर्स हैं तो एक दूसरे को स्ट्रेच होने देते हैं, यानी एक दूसरे को खींचने देते हैं। A few cross links are added to retain its original shape। कुछ क्रॉस लिंक ऐड कर दिए जाते हैं ताकि इसकी ओरिजिनल शेप ऐसी की ऐसी रहे, है ना। मतलब क्रॉस लिंक क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच तो होने दे रहे हैं लेकिन बाद में ऐसी की ऐसी ओरिजिनल शेप में भी आने दे रहे हैं। एग्जाम्पल है इसके ब्यूना S, ब्यूना N और नियोप्रीन। ठीक है, ये क्या होते हैं एक एक को पूरे डिटेल में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अभी सभी की डेफिनेशन आराम से समझो और याद करो, सभी की सभी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी। अब सेकंड है फाइबर्स। फाइबर्स का क्या होगा? दे आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। फाइबर्स पहले तो देखो दिमाग में आता क्या है, फाइबर को नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है थ्रेड लाइक, है ना, यही आता है। उनके अंदर क्या आता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब हमारा फिजिक्स में पढ़ क्या है 11th क्लास में। ठीक है, तो वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस ये बता देता हूँ ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस दोनों रिलेटेड हैं इसकी स्ट्रेंथ से, यानी कितने मजबूत हैं। तो फाइबर्स हमें पता है मजबूत होंगे। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। कितने स्ट्रॉन्ग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने स्ट्रॉन्ग। द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लीड टू क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स। और इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्या हो जाता है? पैकिंग जो होती है क्लोज हो जाते हैं एंड दस इम्पार्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से उनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कौन से पॉलीमर्स हैं जो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो सभी फाइबर्स जो भी हैं वो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे पोलियमाइड्स नाइलॉन 66 और पोलिएस्टर्स जैसे टेरिलीन। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये दोनों मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक साथ लिखे हैं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी को, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। खुद की कोई ट्रिक बनाओ किसी चीज़ से, इसको रिलेट करो, ऐसे समझो क्रॉस करके, फिर अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मोलिक्यूल्स। लीनियर या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मोलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हीटिंग
softening on heating and hardening on cooling। यानी ऐसे लीनियर ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर ब्रांचिंग होगी और उसके अंदर क्या होगा, हीट करेंगे तो सॉफ्ट, कूल करेंगे तो हार्ड, ऐसी वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, उसको हम रीयूज़ कर पा रहे हैं, बार बार अलग अलग शेप दे पा रहे हैं। Their intermolecular forces are in between those of elastomers and fibers। इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इलास्टोमर से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फाइबर से वीक होते हैं। इसका मतलब उन दोनों के इंटरमीडिएट, उन दोनों के बीच के होते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल्स। ठीक है। दूसरा टाइप है यानी फोर्थ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग यानी जो एक बार सेट हो गए वो हो गए, अब वो आपसे हिलने वाले नहीं हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड हैवीली ब्रांच मॉलिक्यूल्स, मतलब क्रॉस लिंकिंग होगी या फिर ब्रांचिंग होगी तो हैवीली ब्रांचिंग, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, जिसको यदि हम हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। इन माउल्ड्स को क्या बना लेंगे, माउल्ड्स बना लेंगे, ऐसे गांठ सी बना लेंगे। एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल, और दोबारा उनको फ्यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, उनको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बेकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एटसेट्रा। ठीक है। तो ये तो हो गए हम क्लासीफाई कैसे करते हैं पॉलीमर्स को, जिनकी एक एक की डेफिनेशन बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ये सब ज़रूर करेंगे। ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सबसे पहला है एडिशन पॉलीमर्स या एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसके दो मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उन 3 स्टेप में से पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इनिशिएटिंग यानी जो स्टार्ट करना होता है। तो चेन इनिशिएटिंग स्टेप का मतलब है वो स्टेप जो चेन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स अंडरगो होमोलिटिक फिजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स विच एक्ट एज इनिशिएटर्स। कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स जो होते हैं, पेरोक्साइड्स क्या होते हैं, जनरली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड, उनको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है। वैसे ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है लेकिन जनरली ऐसा पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है और एक एक वो किसी और से अटैच्ड होते हैं, तो वो होते हैं पेरोक्साइड्स। और वो पेरोक्साइड्स क्या करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन शो करते हैं। होमोलिटिक मतलब दोनों तरफ से सेम सेम टूटे, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाए, यहाँ पर दिख रहा है, तो बीच में से बिल्कुल बराबर बराबर टूटे। तो वो क्या बना सकते हैं, फ्री रेडिकल से ऐसे करके बना लेते हैं। फ्री रेडिकल मतलब एक ओड इलेक्ट्रॉन उनके पास प्रेजेंट होगा और वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज इनिशिएटर, यानी वो रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। इनिशिएटर एड्स टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। इनिशिएटर जो है एल्कीन की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पर जुड़ेगा और क्या बना देता है, फॉर्म अ न्यू फ्री रेडिकल, और ऐसे करके इसने एक नया रेडिकल बना दिया। पूरी रिएक्शन की टर्म में यहाँ हमें दिख रहा है। तो पहला चेन इनिशिएटिंग स्टेप हो गया, पेरोक्साइड टूटे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, फ्री रेडिकल या ओड इलेक्ट्रॉन उस पर आया, फिर उन्होंने इथीन पर जोड़ा, इथीन फिर क्या बन गया, डबल बॉन्ड टूट गई और एक नया फ्री रेडिकल बन गया। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। प्रोपेगेटिंग मतलब बढ़ाना या फिर पालना, एक तरह से करें कि ये चेन जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज एड टू डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर टू फॉर्म लार्जर फ्री रेडिकल, इतना हम पीछे कर चुके थे। रेडिकल फॉर्म्ड एड टू अनदर एल्कीन मोलिक्यूल टू फॉर्म अ लार्जर फ्री रेडिकल। अब रेडिकल क्या करेगा, और दूसरे एल्कीन के साथ जुड़ेगा और बड़ा रेडिकल बनाएगा। ठीक है।
दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द रेडिकल इज डिस्ट्रॉयड, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक रेडिकल जो है डिस्ट्रॉयड ना हो जाए। जैसे ये इनके मॉलिक्यूल से ये जुड़ते ही जा रहे हैं। दिस स्टेप्स आर कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप्स। इन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन स्टेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तीसरा क्या है? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन के टर्मिनेशन यानी बंद करना, ख़त्म करना। तो टर्मिनेशन के लिए क्या होता है? फ्री रेडिकल्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म पॉलीथीन। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स कंबाइन करें और ऐसा मॉलिक्यूल बनाएं जो फ्री रेडिकल ना हो। वन मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ चेन इज शोन एज अंडर। एक तरीका यहाँ पर दिखाया हुआ है कि दो रेडिकल्स आपस में एक बॉन्ड बना लें, ऐसे भी चेन का टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन वो हमारे यहाँ पढ़ने ज़रूरी नहीं है, हम बस यही देखेंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए चेन टर्मिनेशन स्टेप का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन या LDP। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ इथीन। यहाँ दिख रहा है इथीन है, उसके पॉलीमराइजेशन के लिए कुछ रिएक्शन कंडीशंस है, ऐसे करके पॉलीथीन बना सकते हैं। ठीक है, तो किस में काम आती है पॉलीथीन? इट इज़ यूज इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के बाहर जो हमें प्लास्टिक दिखता है वो क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बोटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये सब बनाने में लो डेंसिटी पॉलीथीन काम आता है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी इथीन का ही पॉलीमर है, लेकिन जो इसकी रिएक्शन कंडीशंस है ना वो उससे डिफरेंट होती है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। क्या बनाने के काम आता है? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स, डस्टबिन्स, बोटल्स एंड पाइप्स, ये सब बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो इन सब के मोनोमर्स क्या होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो पॉलीथीन का तो हमें याद आ जाएगा इथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का आ जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन का पॉलीमर है। तो जहाँ पॉली आ जाए ना वहाँ आपको मोनोमर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पॉली हटा के बाकी का जो नाम बचेगा वो उसके मोनोमर का ही नाम होगा। जैसे ये टेफ्लॉन होता है CF2 यानी इथीन में हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें फ्लोरीन से, तो टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोइथीन बनेगा। उसको ये रिएक्शन कंडीशंस चाहिए हाई प्रेशर पर, तो टेफ्लॉन का पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, पॉलीमर ऑफ टेफ्लॉन हम उसको बोलते हैं। किस किस काम में आता है? इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स। ऑयल के जो सील लगते हैं वो, गास्केट्स, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल इन सब में काम में आती है पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन या फिर टेफ्लॉन। नेक्स्ट है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसका मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल, जिसका स्ट्रक्चर है ये। इथीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हम साइनाइड से, एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर बन जाएगा। किस में काम आता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर सच एज ओरलोन और एक्रिलेन। ओरलोन और एक्रिलेन। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर साफ एक साथ नोट्स बनाएंगे। यदि आप नहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो भी मैं ये बोलूँगा कि एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख के ज़रूर देखेंगे, ये सब लिख के देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक यू।